चलिए, संविधान और इतिहास की इस विकास यात्रा में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया के लेक्चर का पार्ट 1 हमने आपको कराया। हमने अच्छे से समझा कि वेस्ट यूरोपियन सभ्यता में किस तरह से यूरोपियन रेनेसेंस का दौर आया। मिडिवल पीरियड के दौरान, ख़ासतौर पर 1350 से 1550 के बीच में, किस तरह उस यूरोपियन रेनेसेंस का बेस साइंस, टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, रैशनैलिटी, ह्यूमनिज़्म बना, और जो रिलीजन से बेस्ड पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी था वो रिप्लेस हुआ, रीजनिंग आई, और यहीं से सेकुलर इंस्टीट्यूशंस की वहाँ पर शुरुआत हुई। हमने इसे डिटेल में अंडरस्टैंड किया। फिर हमने भारत के विषय में इसके बारे में चर्चा की और हमने समझा कि किस तरह से शुरुआती तौर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मॉडरेट फैक्शन था वो इस बात से स्ट्रगल करता रहा कि कैसे एक सेकुलर डिमांड्स क्रिएट किए जाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो एक तरफ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कन्फ्रंट कर रहा था और उनसे सेकुलर डिमांड कर रहा था, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट के फेवर में बात हो, चाहे वो वर्किंग क्लास लेबरर के फेवर में बात हो, चाहे वो वुमेन की डिग्निटी की बात हो, चाहे वो ऑल इन ऑल इंडिया की इकोनॉमिक वेल्थ इंडिया के इंटरेस्ट में यूटिलाइज़ करने की बात हो। दूसरी तरफ ये वही नेशनलिस्ट थे, ये वही लोग थे जो रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट के तौर पर इंडिया की ही ट्रेडिशनल सोसाइटी के द्वारा स्ट्रॉन्गली प्रिवेल कराए गए सोशल इविल और कल्चरल इविल से भी फाइट कर रहे थे। तो इस दौरान हमने ये देखा कि शुरुआती दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने मॉडरेट फैक्शन जो है वो एक लिमिटेशन फील कर पा रहा है कि सेकुलर डिमांड अगर क्रिएट करनी है ब्रिटिशर से तो उसके लिए कांग्रेस को एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना है। एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम वो तब कर सकता है जब उसके पीछे अच्छा खासा बेस होगा। वो बेस तब आ सकता है जब मास पार्टिसिपेशन होगा, और वो तब होगा अगर लोगों में राष्ट्रवाद होगा। और हमने देखा था कि राष्ट्रवाद की कमी थी भारत में, नेशनलिज्म की कमी थी, पैट्रियटिज्म की कमी थी, सोसाइटी डिवाइडेड थी, कास्ट, क्लास, रीजन, सेक्स, इस तरह की डिवीजन स्ट्रांगली एग्जिस्ट करती थी। एक कंपार्टमेंटलिज्म एग्जिस्ट करता था कंट्री में। राजा राममोहन राय खुद इस विषय में बोल करके गए थे कि इंडिया का रिलीजन इंडिया की पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है। इंडिया का रिलीजन इंडिया की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए डिट्रीमेंटल हो जाता है, क्योंकि उसी रिलीजन को बेस मान करके सोसाइटी कई डिवीजन्स में बटी हुई है, और वो डिवीजन्स आज इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट नहीं होने दे रही हैं। इसी के कारण एक राष्ट्रवाद की भावना नहीं उत्पन्न हो पा रही है। यही रीज़न है कि हम कमज़ोर हैं अंग्रेज़ों के सामने, और ये रीज़न भी है कि इसी कमी ने यूरोपियंस को भारत जीतने भी दिया। यदि वो भारत यह कमी ना होती तो वो यूरोपियंस भारत को इस तरह से जीत भी ना पाते। तो ऐसे में अब हम ये देख पा रहे हैं कि इंडिया वेस्ट की तरह नहीं है। वेस्ट में जिस तरह से पॉलिटी और रिलीजन में कंप्लीट रप्चर आया, दोनों कम्प्लीटली सेपरेट हुए, इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडियन सोसाइटी में रिलीजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट बन करके रहा हमेशा से। इनफैक्ट इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी को रिलीजन ने ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया एक नए वर्जन की फॉर्म में, और इंडियन सोसाइटी एक बहुत लंबी सिविलाइजेशन होने की वजह से इस रिलीजन के आधार पर ही नए रिफॉर्म्स और नए रिवाइवल करती रही इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, लेकिन धर्म और राजनीति का संबंध टूटा नहीं। इनफैक्ट रिलीजन और पॉलिटिक्स की मैरिज हो गई, और उसका कारण भी ये बनता था कि हमने ये देखा कि एक समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो मॉडरेट फैक्शन था, जिसने ऑलवेज़ इस चीज़ की कोशिश की कि एक सेकुलर कैरेक्टर कांग्रेस का बना करके रखा जाए, ये फैक्शन वीक पड़ा। और उनके वीक पड़ने के साथ ही 1905 से, जैसे मैंने जिक्र किया था, अरबिंदो घोष की बात करें, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, लाला लाजपत राय की बात करें, विपिन चंद्रपाल की बात करें, जिन्हें हम एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन से काउंट करते हैं, ये वो सेक्शन है जो एक रिवाइवलिस्ट सेक्शन के तौर पे खड़ा हुआ। इसने मॉडरेट्स की एक कमी को ओवरकम किया, और वो कमी ये थी कि मॉडरेट्स मास पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोगों तक गए हैं। उन्होंने मास पार्टिसिपेशन की कोशिश की, उन्होंने नेशनलिज्म को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका आधार क्या बना, नेशनलिज्म किस बेस पे जन्मा,
नेशनलिज्म जन्मा रिलीजन के बेस पे। रिलीजियस सिंबल्स, रिलीजियस लेजेंड, रिलीजियस फेस्टिवल्स, स्टोरीज़, इनको इस्तेमाल किया गया और लोगों में राजनीतिक चेतना फूंकने का काम किया गया। और जब एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी होती है जिसमें डिफरेंट रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे में नेचुरली अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो हिस्ट्री फिर डिफरेंट डिफरेंट किंगडम से परिभाषित है और वो किंगडम में नेचुरली रूलर किसी ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है। और इससे फिर ये नज़र आता है कि जब हम उसी इतिहास को और उस इतिहास में एग्जीक्यूट हुए उस रिलीजन को आधार बना करके आज की डेट में नेशनलिज्म जागृत करना चाहते हैं, तो फिर हिस्ट्री अपने आप में डिवाइड हो जाती है, उसके पीरियड डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मिडेवल पीरियड से पहले का पीरियड फिर डिवाइड हो गया हिंदू हिस्ट्री के तौर पर, और उस समय के जो रिवाइवलिस्ट थे, जो नेशनलिज्म जगाना चाहते थे लोगों में, जो रिलीजियस स्पीचेस दिया करते थे, उन सिंबल्स का यूज़ करते थे, मोस्टली वो एंशियंट सोसाइटी के उदाहरण दे करके ही लोगों के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट डाला करते थे। लेकिन फिर इसी तरह से एक इंडियन प्लूरलिस्ट सोसाइटी में एक वर्ग मुस्लिम्स का भी है, फिर वो मिडेवल इंडिया से खुद को ट्रेस करने लगे और अपनी हिस्ट्री इंडिया के पास्ट में एंशियंट में ना जा कर के वेस्ट एशिया से ट्रेस करने लगे, अरेबिया से ट्रेस करने लगे। और इस तरह से हमने देखा कि कम्युनल सेंटीमेंट स्ट्रांग हुए, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी फिर स्ट्रांग हो गई, और फिर इस नेशनलिज्म के माध्यम से भी मास बेस जुटाने के लिए जो फंडामेंटलिस्ट सेक्शन थे, जब उनके हाथ में ये प्लेटफॉर्म चला गया कि रिलीजन और रिलीजियस सिंबल्स का इस्तेमाल करिए आप लोगों को अपने साथ जुटाने के लिए, तो फिर ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे जिनका एक्चुअल कॉज कंट्री को सर्व करना था, नेशनलिज्म अचीव करना था, इनके हाथों से जब ये प्लेटफॉर्म फंडामेंटलिस्टों के हाथ में गया, क्योंकि बीजारोपण हम कर चुके थे कि धर्म का इस्तेमाल करें हम नेशनल अराउजल के लिए, तो फिर जब वो प्लेटफॉर्म चला गया फंडामेंटलिस्टों के पास, कम्युनलिस्टों के पास, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के पास, तो फिर हुआ ये कि कम्युनलिज्म की फीलिंग बहुत स्ट्रांग हुई। तो अब कांग्रेस के सामने ये चुनौती हमेशा से ही रही कि कैसे किया जाए, मास बेस कैसे जुटाया जाए, क्या रिलीजियस सिंबल्स और स्पीचेस यूज़ की जाए, क्या पॉपुलर रिलीजन को इस्तेमाल किया जाए जैसे कि हिंदुइज़्म, तो क्या कांग्रेस को हिंदुआइज़ किया जाए। अगर कांग्रेस को हिंदुआइज़ किया जाता है तो फिर नेचुरली मुस्लिम एलिनेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर ये नहीं करते हैं तो कांग्रेस के सामने दूसरी दुविधा है कि कांग्रेस अपने आप में एक मूवमेंट के तौर पर थी, फिर वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, आप मासेस तक नहीं जा पा रहे हैं, मास पार्टिसिपेशन नहीं करा पा रहे हैं। कांग्रेस फिर एक अर्बन क्लास, एक एलीट सेक्शन तक ही सीमित रह जाती है, तो फिर तब भी देश का भला नहीं हो पाएगा। अगर कांग्रेस का वो एलीट सेक्शन स्वयं में सेकुलर कंसेप्ट्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन उस समय की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है जैसे कि ब्रिटिशर्स, अगर वो कांग्रेस उन ब्रिटिशर्स को ही कन्फ्रंट करने में चूक रही है, तो कांग्रेस के वो सेकुलरिस्ट आइडियोलॉजी और वो एक्ट देश तक, जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनको पहुंचाने के लिए कांग्रेस को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होना पड़ेगा, लोगों तक जाना पड़ेगा। और जो सोसाइटी है इंडियन, जिसमें रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है ही नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, लोगों की रग रग में गया हुआ है, ऐसे में बिना रिलीजन के उस समय में नेशनल अवेकनिंग कर पाना इजी नहीं था। तो ऐसे में ये दुविधा कांग्रेस के सामने हमेशा रही कि किया क्या जाए, क्या हिंदुआइज हो जाया जाए, और अगर ऐसा होते हैं तो क्या मुस्लिम्स को एलिनेट कर दिया जाए, क्या कांग्रेस को एक ऐसा कैरेक्टर दे दिया जाए कि कांग्रेस भी एक रिलीजियस लाइन पर चलने वाली बॉडी है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते थे, और फाइनली इनका इस डायलेमा का सोल्यूशन हुआ, इस क्वेश्चन को आंसर करने का कंसेप्ट आया, और वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि अब हम गांधीयन सेकुलरिज्म को पढ़ेंगे और फिर गांधीयन सेकुलरिज्म को काउंटर करता हुआ रेडिकल सेकुलरिज्म भी पढ़ेंगे। इन दोनों के इर्द गिर्द आज का लेक्चर घूमेगा, गांधीयन सेकुलरिज्म और रेडिकल सेकुलरिज्म। देखिए, गांधीयन सेकुलरिज्म की अगर हम कहानी समझे तो अब होता क्या है, हमारा मुद्दा क्या है। हमारा मुद्दा ये है कि हमें ब्रिटिशर्स को कन्फ्रंट करना है ताकि कंट्री इंडिपेंडेंट हो, कंट्री के रिसोर्सेज कंट्री के लिए ही यूटिलाइज़ किए जा सके, इंडिया की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल ग्रोथ हो मॉडर्न सेंस में। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट क्रिएट करनी है, एक स्ट्रगल करना है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। वो कैसे होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे। लोगों को जोड़ना है, ये एक काम है। अब मांग हम जो कर रहे हैं वो सेकुलर है, उस मांग की पूर्ति कराने के लिए अंग्रेज़ों पे दबाव बनाना है। दबाव बनाने के लिए लोग जोड़ने हैं, लोग जुड़ेंगे जब उन्हें अपने देश से प्रेम होगा,
जब वो देख पाएंगे कि यदि देश आज़ाद होगा तो फिर लोगों के हित में कार्य होंगे, लोगों का स्वाभिमान देश से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए नेशनलिज्म लाना। अब नेशनलिज्म लाते हैं तो फिर इंडियन सोसाइटी सामने आती है, इंडियन मासेस आते हैं, और वो मासेस जिनकी लाइफ का कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट ही है रिलीजन। ऑल इन ऑल सोसाइटी रिलीजन पर काफ़ी स्ट्रांगली बेस्ड है। अब ऐसे में क्या किया जाए, तो फिर गांधी इसका क्या सोल्यूशन देते हैं? गांधी जी द्वारा अब सोल्यूशन ये किया जा रहा है कि अब तक कांग्रेस का वो जो एलिटिस्ट सेक्शन इस बात को मेंटेन कर रहा था कि रिलीजन की पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है, रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट होना चाहिए, उनका सेकुलरिज्म इस बात पर बेस्ड था, दैट इज़ अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास सेकुलरिज्म, जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से प्रेरित था, और उस वेस्टर्न सेकुलरिज्म में पॉलिटिक्स एंड रिलीजन का कंप्लीट सेपरेशन एग्जिस्ट करता है। तो हमारे इंडिया में भी अगर हम कांग्रेस के मॉडरेट फैक्शन की बात करें तो उसका यही मानना था कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में कंप्लीट सेपरेशन होनी चाहिए, लेकिन इसकी वजह से फिर मास बेस नहीं जुटा पा रहे थे वो। तो गांधी जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये नोशन गलत है, रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग किया ही नहीं जा सकता। रिलीजन बहुत बड़ा टूल है पॉलिटिक्स का, टूल इन द सेंस पॉजिटिव टूल। रिलीजन और पॉलिटिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। गांधी जी यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरा हर कार्य, मेरा हर छोटे से छोटा कार्य इस बात पर निर्भर कर जाता है कि मैं किस धर्म की पालना कर रहा हूँ। अब देखिए, गांधी जी की आइडियोलॉजी को यहाँ पर डीपली समझने की ज़रूरत होती है, और वो गांधीयन आइडियोलॉजी में गांधी जी के रिलेटेड लेक्चर्स में हमने समझाया है। गांधी जी जब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मेरा हर कार्य मेरे धर्म पर आधारित है, तो उनका उद्देश्य ये है कि धर्म हम किस बात पर तय करते हैं। यहाँ पर सर्वधर्म सद्भावना का कंसेप्ट अब गांधी देने जा रहे हैं, और जब वो कहते हैं कि मेरा हर कार्य मेरे धर्म पर आधारित है, तो उनका धर्म का मतलब कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, पहली बात तो। और मान लीजिए कि उनके धर्म का आधार कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है, तो फिर आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन को लेकर के कभी भी डेट्रीमेंटल नहीं होता, एंटागोनिस्ट नहीं होता। जो रिलीजन की इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो लोगों को उपयोग करना चाहते हैं धर्म के आधार पर, जो धर्म का गलत राजनीतिक उपयोग करना चाहते हैं अपने निजी हितों में, वो धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, धर्म के अंदर नकारात्मक चीज़ें दिखाते हैं, और वो नकारात्मक चीज़ें दूसरे के धर्म में दिखाने का प्रयास करते हैं। इससे वो स्वयं के धर्म को भी नकारात्मक करते हैं, क्योंकि फिर वो दूसरे लोग आपके धर्म को नकारात्मक नज़रिए से देखते हैं। तो गांधी पहली बात तो किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करते, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो मैंने आपको ये समझाया कि कोई धर्म किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं है, हर धर्म मानवता की बात करता है। तो गांधी उन शुद्ध सिद्धांतों की बात करते हैं। गांधी यदि राम राज्य का जिक्र करते हैं तो उनका राम राज्य एक आइडियल स्टेट है, और वो आइडियल स्टेट जिसमें सेकुलरिज्म इम्पॉर्टेंट है। सेकुलरिज्म का मतलब यहाँ पर ये है, राम अपने आप में सेकुलर है, राम की पूरी लाइफ सेकुलरिज्म पर और सोशलिज्म पर आधारित है, समाजवाद पर आधारित है। तो गांधी जब इस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र करते हैं वो इसी बात का जिक्र करते हैं कि अगर भारत में हमें किसी तरह से नेशनलिज्म जगाना है, मास पार्टिसिपेशन करनी है, तो हम कंट्री के पॉपुलर रिलीजन को रिजॉर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द हिंदुइज़्म, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि हिंदुइज़्म अपने आप में यदि राम राज्य ही है, राम राज्य के ही जिक्र करता है, तो फिर राम का राज्य अपने आप में एक सेकुलर स्टेट है। तो ऐसे में गांधी एक एक रिफॉर्मिस्ट एक्ट भी कर रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि राम राज्य वो कट्टरवादी हिंदू राज्य नहीं है जिसकी ये कल्पना की जा रही है। राम राज्य ऑल एनकम्पैसिंग है, ऑल एकोमोडेटिंग है, बहुत ही कॉम्पोजिट है और बहुत ही सेकुलर है, करुणा से भरा हुआ है, सर्वधर्म सद्भावना से भरा हुआ है, एम्ब्रेस करता है लोगों को, आइसोलेट नहीं करता। तो ये है गांधी का यहाँ पर कंसेप्ट कि वो एक ही बार में अटैक कर रहे हैं। एक तो कंट्री के सेंटीमेंट्स को वो समझते हैं, धर्म से जुड़े हैं, राम से जुड़े हैं, तो राम राज्य का जिक्र करते हैं ताकि लोग आ जाएंगे, समझेंगे कि स्थापित क्या करने की इच्छा है गांधी की। और दूसरी तरफ उन फंडामेंटलिस्ट कम्युनलिस्टों पर वो अटैक कर रहे हैं जो राम का नाम ले करके, राम राज्य का जिक्र करके, उसकी आड़ में अपनी आइडियोलॉजी को, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को राम के नाम से
प्रेरित बताते हैं, राम के नाम से जोड़ करके स्थापित करना चाहते हैं, जिस पर गांधी का अटैक था। राम को भी मुक्त कराना है इन लोगों के क्लचेस से, ऐसा गांधी मानते थे। तो ये भी एक अटैक था, लोगों के अंदर राम की सही नीयत, राम की सही आइडियोलॉजी इंस्टिल करनी है। मैंने पहले ही बताया, कोई धर्म किसी धर्म के विपरीत नहीं होता, इस बात को हमें समझना ज़रूरी है। अब मुद्दा यहाँ पर ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, इट इज़ अ प्रूवन थिंग। गो एंड ऑब्जर्व द रिलीजन with unbiased approach, then you will feel the unbiased character of the religion. जब हम उसको एक बायस्ड कैरेक्टर से देखते हैं तो हम उसकी हर पंक्ति में वो समझना, सुनना, देखना चाहते हैं जो हमारा दिल कह रहा है, हमारा दिमाग कह रहा है। लेकिन जब हम उसको मानवता को आधार बना करके पढ़ना, समझना, सुनना, देखना शुरू कर देते हैं तो गर्व होना महसूस हो जाता है कि हाँ, धर्म मानवता से शुरू हुआ, मानवता पे ही सिमटता है। तो अब मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि गांधी ने क्या किया। गांधी ने ये कहा कि बशर्ते कि धर्म को राजनीति से दूर कर दिया जाए, हमें प्रत्येक धर्म के प्रति एक सद्भावना दिखानी चाहिए। इनफैक्ट तो हर धर्म को एक गुडविल कैरेक्टर के साथ देखना चाहिए, उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए पॉलिटिक्स को। तो एक तरफ कांग्रेस का वो सेक्शन था जो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में कंप्लीट डिस्टेंस बताता है, दूसरी तरफ गांधी जी है जिनका मानना ये है कि पॉलिटिक्स को उस कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हर रिलीजन के प्रति एक सद्भावना रखनी चाहिए, एक रिलेशन रखना चाहिए और इक्वल स्टेटस अकॉर्ड करना चाहिए सभी रिलीजन को। तो यहाँ से थ्योरी पूरी तरह से बदल गई और कंट्री हमारी प्लूरलिस्ट थी, बहुत सारे धर्म, संस्थाएं, संप्रदाय थे। ऐसे में राजनीति यदि प्रत्येक धर्म के प्रति एक सद्भावना रखती है, इक्वल स्टेटस उन्हें अकॉर्ड करने की कोशिश करती है, उन्हें एम्ब्रेस करने की कोशिश करती है, फिर ऐसी राजनीति में कोई भी धर्म ये नहीं महसूस करेगा कि भाई मुझे जगह नहीं दी जा रही है। और फिर आप विभिन्न मतों को, विभिन्न धर्मों को मानने वाले इन लोगों को उस एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम के साथ जोड़ पाएंगे, जो प्रोग्राम है अंग्रेज़ों को भारत से उखाड़ फेंकना और भारत में राष्ट्रीय सरकारों को गठित करना। दूसरा, भारत में से सभी सामाजिक कुरीतियों को, चाहे वो किसी भी धर्म के संस्था के द्वारा प्रेषित की गई हैं और इस्टेब्लिश की गई हैं, उन्हें उखाड़ फेंकना। और गांधी का मानना था कि इक्वल स्टेटस हर कास्ट के लिए होना चाहिए, वुमेन के लिए भी होना चाहिए और हर कम्युनिटी के लिए होना चाहिए। तो इस तरह से इस तरह की एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की जाएगी। गांधी इसमें सफल भी रहे और आपने इसका उदाहरण भी देखा। गांधी ने उपयोग किया धर्म का और इसमें खिलाफत मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। गांधी ने कांग्रेस से कहा कि भाई आप खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट कीजिए, मुस्लिम्स की सपोर्ट कीजिए, देन वो नेशनलिज्म की इस स्ट्रीम के साथ, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ आकर के जुड़ेंगे, हमारे प्रयासों को बल मिलेगा, हम मजबूत होंगे, हम एकजुट होंगे और हमारी एकजुटता ही अंग्रेज़ों की कमज़ोरी है, क्योंकि वो हमें डिवाइड करते हैं कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, बहुत सारे और भी बेसिस हैं, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा दिए हैं। और ऐसे में हमें जब डिवाइड कर देते हैं, हम वीक हो जाते हैं और फिर वो रूल करते हैं, फिर वो शासन करते हैं। तो हम अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करें, हमें एकजुट होना है। राजनीति की मांग है एकजुटता। एकजुटता यदि इस बात से होती है कि राजनीति सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यक्त करे और उनके धार्मिक कॉजेज़ को, उनके रिलीजियस कॉजेज़ को, उनके कंसर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करे, रिकॉग्नाइज़ करने के साथ साथ एड्रेस करने की कोशिश करे, और ऐसे में फिर वो यदि उस राजनीतिक एजेंडे के साथ उस सिंगल पॉइंट प्रोग्राम के पास आते हैं, जुड़ते हैं, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ऐसे में खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट करे, गांधी जी का ऐसा मानना था। गांधी जी ने ही, अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हमेशा एकता बढ़ाने के लिए कोशिश की। गांधी जी ऑलवेज जिन्ना को कांग्रेस के समीप लाने का प्रयास करते रहे। अब हुआ क्या इसकी वजह से? गांधी जी के द्वारा जब ये कंसेप्ट शुरू किया गया कि एक रिलीजियस प्लूरलिज्म होना चाहिए, पॉलिटिक्स को हर रिलीजन को रिकॉग्नाइज करके उसके कॉजेज़ एंड उसके कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, इससे एकता का भाव आएगा। और यही है हमारा सेकुलरिज्म,
कि हम किसी एक धर्म को ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं या कम प्रेफर नहीं कर रहे हैं, या किसी भी धर्म के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, सबको इक्वल स्टेटस अकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं पॉलिटिक्स खुद को उनसे जोड़े हुए है। अब हुआ ये है कि ये प्रचलित तो बहुत हुआ, गांधीयन सेकुलरिज्म एक हेगेमनिक स्टेटस अचीव कर गया उस समय की नेशनलिज्म की मूवमेंट पे, क्योंकि कोई और मॉड्यूल ऑफ सेकुलरिज्म या फार्मूला ऑफ सेकुलरिज्म इतना मजबूत नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि जब गांधी बात करते हैं राम राज्य की, गांधी जब बात करते हैं पॉपुलर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को पॉलिटिक्स में यूटिलाइज़ करने की, तो अल्टीमेटली अब हो ये जाता है कि गांधी बड़े लेवल पर मासेस को जोड़ लेते हैं, वर्कर को जोड़ते हैं, पीजेंट को जोड़ लेते हैं, वुमेन को अपने साथ जोड़ लेते हैं। अब इस बात से भय नहीं लगता है इंडस्ट्रियलिस्ट को, कैपिटलिस्ट को, प्रिंसेस को, कारण गांधी की आइडियोलॉजी और गांधी का व्यक्तित्व। क्योंकि गांधी क्लास स्ट्रगल की बात नहीं करते हैं, गांधी क्लास कोऑपरेशन की बात करते हैं। तो गांधी यदि मास मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, गांधी यदि एग्रीकल्चरल सेक्शन को, अपने एग्रीकल्चर वर्कर को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, वुमेन को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, रैयत को, प्रजा को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, तो इससे राजा भयभीत नहीं है, इससे फैक्ट्री का मालिक भयभीत नहीं है, इससे प्लांटेशन का जो एस्टेट ऑनर है वो भयभीत नहीं है, इससे किसी भी तरह से जो भी उस लैंड को कंट्रोल करने वाला, उस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाला, उस स्टेट को कंट्रोल करने वाला पर्सन है, वो भयभीत नहीं, क्योंकि वो ये जानता है कि यह लोग अगर गांधी के साथ जा रहे हैं तो गांधी इन्हें कभी भी हमारे विरुद्ध उकसाएंगे नहीं, क्योंकि गांधी एक रेडिकल रेवोल्यूशन में बिलीव नहीं करते थे जो क्लास स्ट्रगल से आता है, जो कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म का आधार है। गांधी इसमें क्लास कॉपरेशन की बात करते थे, गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे कि एक प्रिंस को अपनी रैयत के प्रति, प्रजा के प्रति ट्रस्टी के भाव से काम करना चाहिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने वर्कर के प्रति ट्रस्टी के भाव से काम करना चाहिए। ठीक इसी तरह से एक लैंडलॉर्ड को अपने एग्रीकल्चर लेबरर और पीजेंट्स के प्रति ट्रस्टी के तौर पर काम करना चाहिए। तो गांधी एक दूसरे के साथ जुड़ कर के आगे बढ़ने की बात करते थे। अब ऐसे में सारा का सारा सेक्शन गांधी के साथ जुड़ रहा है। दूसरा, गांधी ने जो कंसेप्ट दिया सर्वधर्म सद्भावना का, वो लोगों में रेडिली एक्सेप्टेबल भी हो गया। अब कारण ये हो जा रहा था कि गांधी भाव गए थे कि मेजॉरिटी कम्युनिटी कंट्री की एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज़ द हिंदू सेक्शन। अब उसमें गांधी जब राम राज्य का जिक्र करते हैं तो नेचुरली वो मेजॉरिटी सेक्शन तो साथ आ ही जाएगा, और जब वो सेक्शन साथ आ जाता है तो उसके साथ आने का कारण ये है कि गांधी ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम जो है इंडिया का, उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो राम राज्य का जिक्र कर रहे हैं। गांधी खुद वैष्णव संप्रदाय से आते थे और गांधी इस बात को फिर मानते, अच्छी तरह से गहराई से समझते थे कि इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चरल लेजेंड्स क्या है, लोगों के सेंटीमेंट्स किस बात से प्रभावित होते हैं, वो खुद को किस ईश्वर से जोड़ते हैं, किस भगवान से जोड़ते हैं, इन चीज़ों में गांधी निपुण थे पूरी तरह से। तो ऐसे में वो वर्ग साथ इमीडिएटली आता है, क्योंकि गांधी उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को राजनीति के साथ जोड़ने का। लोग अभ्यस्त हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, वो भयभीत नहीं हैं, गांधी उनके कॉज के लिए भी खड़े हैं। चाहे जलियांवाला बाग का मसैकर है, चाहे आगे जा कर के गुरुद्वारा मूवमेंट है, अकाली मूवमेंट है, गांधी उनके कॉज के साथ भी खड़े हैं। फिर मैंने अभी बताया खिलाफत मूवमेंट है। तो गांधी के द्वारा पॉपुलर रिलीजन को मोबिलाइज करना फॉर द पॉलिटिकल ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म भयभीत नहीं कर रहा है माइनॉरिटीज़ को, क्योंकि गांधी उन्हें इंडियनाइज कर नहीं कर उन्हें हिंदुआइज नहीं करना चाहते हैं, उनका कन्वर्जन नहीं करना चाहते हैं, उनको ओवर पावर नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट गांधी उनके लिए भी पूरी जगह बराबर की रख रहे हैं हिंदूज़ के, क्योंकि गांधी का मानना है कि पॉलिटिक्स को हर रिलीजन को इक्वल स्टेटस अकॉर्ड करना है और उन्हें रिकॉग्नाइज करना था, तो फिर कोई भयभीत नहीं, तो वो भी साथ आ रहे हैं। तो कांग्रेस का जो दूसरा डर था कि अगर हिंदुआइज हो जाएंगे तो मुस्लिम एलिनेट हो जाएंगे, ये डर गांधी के द्वारा ख़त्म किया कि हिंदुआइज हो भी जाते हैं अगर आप,
तो आप उस सेंस में हिंदुआइज नहीं होंगे जैसा इमेजिन किया जाता था कम्युनलिस्टों के द्वारा। आप उस एसेंस को, उस वैल्यू सिस्टम को लोगों में जो स्थापित है सदियों से, उसको समझेंगे, उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे और उसके आधार पर उन्हें जोड़ेंगे। ऐसे में जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें भी कोई भय नहीं होने देंगे। स्टेट को फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहना होगा, पॉलिटिक्स को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहना होगा। अब ये सारे कारण बने जिसकी वजह से गांधीयन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म हेगेमनिक स्टेटस ले गया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और उस समय की पूरी पॉलिटिक्स और नेशनल मूवमेंट के ऊपर वो हावी हो गया। लेकिन गांधी यहाँ पर विफल भी हुए बहुत सी चीज़ों में। विफल क्या है कि गांधी का जब जिक्र राम राज्य का आता है तो गांधी तक तो ये ठीक है, लेकिन हर मास तक, हर लोगों तक गांधी की सोच उसी वर्जन में स्टैब्लिश हो ऐसा नहीं है। गांधी के विषय में ये मशहूर था कि गांधी के सिविल डिसोबीडियंस के एक्ट हों, चाहे नॉन कॉपरेशन के एक्ट हों, बड़े पैमाने पर उनकी लोकल इंटरप्रिटेशंस हुई हैं। लोगों ने अपने हिसाब से उन्हें इंटरप्रेट किया और बिहेव किया है, एक्ट किया है, ये हमने देखा है। तो रीजनल इंटरप्रिटेशंस बहुत ज़बरदस्त हुई हैं गांधीयन एक्ट की, और वो सारी बहुत ही डिफरेंट थी गांधी की ओरिजिनल आइडियोलॉजी से, ओरिजिनल प्रिंसिपल्स और एक्ट से। ऐसे में इसी तरह से गांधी का ये राम राज्य भी बहुत ही हैंडी हो गया उन कट्टरवादियों के साथ जो यह कहने लगे लोगों से कि गांधी भी राम राज्य की बात कर रहे हैं और राम राज्य का अर्थ वो अपने हिसाब से समझाने लगे। और जब गांधी राम राज्य का जिक्र कर रहे हैं, गांधी इस तरह से पॉपुलर रिलीजन को इस्तेमाल करके एक नेशनलिज्म की मूवमेंट को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, मास मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, एक समय में फिर जब वो कम्युनलिस्ट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो फिर माइनॉरिटीज़ में भी भय है। तो माइनॉरिटी कम्युनलिस्ट फिर मेजॉरिटी का डर दिखा करके लोगों को अपने साथ तेज़ी से जोड़ रहे हैं। तो फिर गांधी की इस आइडियोलॉजी ने स्टेट के लेवल पर तो बेटर किया, पॉलिटिक्स के लेवल पर नेशनलिज्म की मुहिम के साथ तो लोग बड़े पैमाने पर जुड़े। मास पार्टिसिपेशन हुआ 1920s तक, ऑलमोस्ट मॉडरेट्स तो 1905 तक ही निपट लिए थे, उनके कुछ लीडर बचे थे जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो भी 1920s तक तकरीबन ख़त्म हो रहे थे। उनमें बाल गंगाधर तिलक मेन लीडर थे, वो 1920s में उनका देहांत हो रहा है और उधर से गांधी प्रोमिनेंट हो रहे हैं कांग्रेस में। तो 1920 में कांग्रेस मशीनरी भी गांधी के कंट्रोल में है। फिर गांधीयन आइडियोलॉजी लोगों तक स्वीकृत है। फिर भारत के विभिन्न वर्ग जो अब तक एक दूसरे के प्रति कन्फ्रंटेशन में रहते थे, गांधी उन दोनों में ही एक्सेप्टेबल हैं, जैसा मैंने बताया, प्रजा और राजा। तो इस वजह से गांधी को सपोर्ट मिल गया, तो गांधी की थ्योरी सफल मानी जाने लगी। तो राजनीतिक फ्रंट पर तो सफल होने लगी, लेकिन दूसरे फ्रंट पर जहाँ पर वो बात करते थे कि इससे हम सर्वधर्म सद्भावना ले आएंगे, एकजुटता ले आएंगे, वहाँ पर हमने देखा कि रिलीजियस स्ट्राइफ फिर स्ट्रॉन्ग भी हुए, बहुत स्ट्रॉन्ग हुए। और आपने देखा 1922 जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिक्लेयर की गई कि अब ख़त्म है, तब से लेकर के 1930 तक भारत पूरी तरह से कम्युनल टर्मोइल में रहा। पूरे भारत भर में कई तरह के सांप्रदायिक दंगे हुए हैं इस दौर में, और गांधी भी अपनी कमियों को समझ गए थे और फिर वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की तरफ चले गए विलेज लेवल पर। और उनका मानना था कि लोगों को जागरूक अभी इस हिसाब से करना है कि उन्हें पहले एजुकेट करना है, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट इंस्टॉल करनी है, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना है, और उन्हें अपनी आइडियोलॉजी से, अपने टेम्परेंस के बिहेवियर से, अपनी पैसिव रेजिस्टेंस से अच्छी तरह से टेक्निकली जागरूक कराना है, उनकी बॉडी एंड माइंड को प्रिपेयर करना है इस तरह के प्रोटेस्ट करने के लिए। गांधी ऐसा मानने लगे थे। तो बिखराव भी आया, कम्युनलिज्म स्ट्रॉन्ग हुआ। एक तरह से हमने देखा कि फंडामेंटलिस्ट टेंडेंसी मजबूत हो गई जब इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स के द्वारा रिलीजन इस तरह से पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब इसके अलग एक फैक्शन और एग्जिस्ट कर रहा था, उसकी एक आइडियोलॉजी थी, और वो थी रेडिकल सोशलिज्म। रेडिकल सोशलिज्म ना तो शुरुआती तौर के सेकुलर मॉडरेट कांग्रेस लीडर्स से पूरी तरह से प्रभावित था, हालांकि उनके बहुत से तथ्य इसमें विद्यमान थे, लेकिन उनसे पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं होता। हाँ, उनके क्लोज जाता है। तो ना ही ये पूरी तरह से गांधीयन आइडियोलॉजी से सहमति रखता था, ये इन दोनों से ही अलग था, दोनों को ही कन्फ्रंट करता था। इसका मानना ये था कि नेशनल अवेकनिंग के लिए, नेशनलिज्म के लिए पॉपुलर रिलीजन पर बेस्ड मोबिलाइजेशन करना इज़ नॉट करेक्ट। इनफैक्ट हमें प्रयास करने चाहिए इक्वेलिटी इंस्टॉल करने के।
तो सोशल इक्वलिटी अचीव होनी ज़रूरी है, और सोशल इक्वलिटी अचीव करने के लिए हमें रेवोल्यूशनरी एक्ट करने ज़रूरी हैं। जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं उसे चेंज करना है। तो ये क्लास स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। देखिए, गांधी की बात करते हैं क्लास कॉपरेशन की, यहाँ पर क्लास स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। गांधी बात कर रहे हैं पॉपुलर रिलीजन की, जिसके बेसिस पे आप मास मोबिलाइजेशन करेंगे, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि हमें एक तरह से सोशल इक्वलिटी के कंसेप्ट को यहाँ पर फॉलो करना है, और उस इक्वलिटी के कंसेप्ट में इस बात को देखना ज़रूरी है कि सेकुलर नीड क्या है लोगों की। तो हमें बात यहाँ पर साइंस की करनी होगी, टेक्नोलॉजी की करनी होगी, उनकी एम्प्लॉयमेंट की बात करनी होगी, हमें बात करनी होगी कि उनकी एजुकेशन का क्या हाल है, उनकी हेल्थ सैनिटेशन का क्या हाल है। हमें इन इश्यूज़ पर आना चाहिए, और इसके बेसिस पर हमें लोगों को समानता प्रदान करनी है। जो नीचे हैं उन्हें ऊपर उठा करके लाना है, और जो बहुत ऊपर हैं उन्हें भी एक स्तर पर लेकर के आना है। तो रिसोर्सेज का वेल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये है इनका सेकुलरिज्म, ये इस बेसिस पे चल रहे हैं। इसको सपोर्ट करने वाले मेनली, यदि कांग्रेस के भीतर देखें तो फिर वो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन यदि कांग्रेस के बाहर देखें तो फिर लेफ्ट पार्टियां इस सेकुलरिज्म को स्ट्रॉन्ग करती हैं, इस सेकुलरिज्म को सपोर्ट करती हैं। देखिए, जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड की भी बात करते हैं तो मैंने आपको इस बात का जिक्र किया था कि हॉलीओक के द्वारा 1850-51 के अराउंड इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को, एक इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर दिया जाता है कि सेकुलरिज्म एक्चुअली में है क्या, पॉलिटिक्स में उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है, और एक सेकुलर पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या होती है। अब इस दौर में भी जब हम हॉलीओक की भी बात कर रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न सेकुलर फिलोसोफर्स की बात कर रहे हैं, तो उनका सेकुलरिज्म एक डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म है। वो पूरी तरह से ये नहीं मान रहे हैं कि अगर सेकुलरिज्म है तो उसका मतलब आप एथीस्ट हैं। वो धर्म को ख़त्म नहीं करने की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों का कोई प्राइवेट रिलीजन नहीं हो सकता, प्राइवेट रिलीजन की निजी तौर पर वो किसी धर्म की पालना ना करे। कोई वो इस ऐसे स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वो रिलीजन और पॉलिटिक्स आपस में इंटरमिंगल नहीं होंगे, सेपरेशन होगा, इसकी बात करेंगे। लेकिन उस कंट्री में रिलीजन एग्जिस्ट करेगा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस समय में जो मार्क्सवादी सोच पैदा हुई, उस पर आधारित जो कम्युनिज्म आया, कम्युनिज्म, मैंने कम्युनलिज्म नहीं कहा, वो सांप्रदायिकता है, मैं कम्युनिज्म की बात कर रहा हूँ, ये साम्यवाद है। तो जो मार्क्सवादी सोच के लोग थे उनका मानना ये था कि किसी भी फॉर्म में, किसी भी वर्जन में जब एक सेकुलर स्टेट की बात हम करते हैं तो ओनली सेकुलर थिंग्स मस्ट प्रिवेल, सेकुलर रिक्वायरमेंट, सेकुलर डिमांड, और उसमें ह्यूमन इज़ सुप्रीम। ह्यूमन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको किस तरह से डिग्निटी प्रोवाइड की जा सकती है, उसके पोटेंशियल को किस तरह से एनहांस किया जा सकता है, उसके एस्पिरेशंस को कैसे सर्व किया जा सकता है, उसके लिए कैसे हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सैनिटेशन, हैबिटेशन कैसे अवेल कराए जा सकते हैं, केवल इस पर जिक्र होना चाहिए। रिलीजन किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये एक वर्जन है जो एथिस्टिक टेंडेंसी को प्रमोट कर रहा है कि सेकुलरिज्म का नेचुरली ही मतलब ये है कि एथीस्ट है। तो ऐसे में भारत में जो लेफ्ट पार्टियां हैं, ख़ास तौर पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, फिर उसके द्वारा मैंने आपको बताया कि बड़े हद तक रशियन आइडियोलॉजी से प्रभावित थी। जो मार्क्सवादी पार्टियां यहाँ पर हैं, फिर उनके द्वारा इस थ्योरी को प्रमोट किया गया। नेहरू के ही रेडिकल सेकुलरिज्म के साथ वो थी, लेकिन वो और एक्सट्रीम थी, और वो ये कहती थी कि धर्म एथीस्ट कैरेक्टर ही होना चाहिए। और आप देखेंगे एक समय में जब जो भगत सिंह का एक झुकाव होता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ, तो भगत सिंह स्वयं भी खुद को एथीस्ट डिक्लेयर करते हैं। वहाँ पर उनका खुद को एथीस्ट डिक्लेयर करने का उद्देश्य ये है कि सही धर्म सेकुलरिज्म है। उनका मतलब ये है कि जो एक्चुअल रिलीजन है वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का यहाँ मतलब सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, और सर्विस टू द ह्यूमैनिटी के विषय में ही हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन को सर्व करें। ह्यूमन को सर्व करने से ज़्यादा ह्यूमैनिटी को सर्व करें। मानव को तो हमें सेवा देनी है, मानववाद ज़्यादा बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, जल जीवन के साथ, भूमि धरा इसके साथ, प्रत्येक कण के साथ आप कैसे एक कंपैशनेट बिहेव करते हैं,
कैसे उसके हित में भी सोचते हैं, उसका दोहन करने से पहले, उसका एक्सप्लॉयटेशन करने से पहले, अपने लिए उपयोग में लाने से पहले, ये मानववादी होना चाहिए हमें। तो हमें ह्यूमैनिटी तो ठीक है देखना, ह्यूमन को तो देखना है, ह्यूमैनिटी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन को देखते हुए हम कहीं प्रकृति का ही अतिक्रमण ना कर जाएं, उसे ख़त्म ही ना कर दें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो एथीस्ट हुए, तो उनका एथीस्ट होना तो मुझे लगता है कि किसी भी धर्म से ऊपर हो गया फिर, क्योंकि धर्म भी यही सिखाता है। धर्म क्या सिखा रहा है कि प्रकृति के साथ आपका मेल होना चाहिए। पुरुष प्रकृति पर आधारित है पूरी तरह से धर्म, और वो उसी के बीच के संबंधों को परिभाषित करता है सदा। सम्मान, प्रत्येक कण के सम्मान की बात करता है, चाहे किसी भी रिलीजन में देख लें, एनिमल हैं, अदर लिविंग क्रिएचर्स, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हर स्टेप पे दिखाया जाता है। हाँ, एक समय के बाद हम इतने मजबूत कर देते हैं धर्म में मनुष्य का रोल, उस मनुष्य के रोल में एक पर्टिकुलर क्लास और सेगमेंट का रोल, कि जैसे पूरा ब्रह्मांड और प्रकृति उसी के उपभोग के लिए बैठी है, तो फिर रिलीजन कंज्यूमरिस्ट हो जाता है। और जब रिलीजन में कंज्यूमरिज्म आता है तो फिर यू विल कंज्यूम, एंड हु विल कंज्यूम? द सुपीरियर, द स्ट्रॉन्ग क्लास, जिसके पास लिटरेचर है, जिसका इंस्टीट्यूशंस पे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल है, जिसके पास एजुकेशन पे कंट्रोल है, जिसका अब तक लंबे समय से ट्रेडिशनल नॉलेज पे कंट्रोल है, तो फिर वो दैट क्लास विल रूल इन द रिलीजन, बिकॉज रिलीजन इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है, एंड अल्टीमेटली दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग। और फिर जब कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो फिर वो सबको ही कंज्यूम कर जाएंगे। और एक दौर ऐसा भी था, आपने भारत में ही देवदासी प्रथा देखी, कि फिर औरत का एक स्टेटस हमने बना दिया कि वो कंजम्पशन का ही एक वस्तु है। यहाँ तक चले जाते हैं हम, फिर बहुत आगे बढ़ जाता है काम। अब मुद्दा ये आ जाता है कि कम्युनिस्ट स्टेट एक अथीस्ट कल्चर की भी सपोर्ट करता है। मैंने वहाँ पर भगत सिंह का उदाहरण दिया कि उनका अथीस्ट होना तो सही मायने में किसी के धार्मिक होने से भी बहुत आगे चला गया, क्योंकि धर्म असल में वही सिखाता है, वो उसकी पराकाष्ठा को छू रहे थे। अब आ जाती है बात कि ये सभी कंसेप्ट हमारे पास एग्जिस्ट करते रहे, सही मायने में आज़ादी के बाद हमने इसमें से स्वीकृति किसको दी, हम किसकी ओर बढ़े हैं? देखिए, आज़ादी के बाद गांधी ने बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड वाइज प्ले किए। उन्हें स्वयं के विषय में पता था कि मुझ में क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ पर मैं कमी में रहा हूँ, वीक रहा हूँ, और वो ये देखते थे कि जो मेरी कमियां हैं उनकी पूर्ति नेहरू करता है, वो ऐसा मानते थे। वो नेहरू की राजनीतिक सूझबूझ, समाज पर पकड़ और गरीब वर्ग के लिए काम करने की इच्छा, इसके साथ साथ नेहरू का खुला दिमाग, लिबरलिज्म। देखिए, गरीब वर्ग के लिए काम करना है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं तो वो भी वर्कर एंड पीजेंट के ही विषय में काम करने की बात करती थी, उस समय गरीब वर्ग यही। लेकिन फिर इसके साथ साथ वो रेडिकल चेंजेस की बात करती थी, वो क्लास कन्फ्रंटेशन की बात करती थी। और इंडिया जैसी कंट्री में इस तरह के क्लास कन्फ्रंटेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक समय के बाद फिर वो टोटलिटेरियन स्टेट हो जाएगा, अथॉरिटेटिव स्टेट हो जाएगा। ये हमने रशिया में भी देखा और फिर हमने चाइना में भी देखा। डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन वो डेवलपमेंट भी किसी काम की नहीं जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की हत्या करके हो। तो ऐसे में नेहरू ये मानते थे कि ये पर्सन, गांधी ये मानते थे नेहरू के विषय में कि ये पर्सन, जहाँ एक तरफ एग्रीकल्चर सेक्शन पीजेंट की बात कर रहा है, वर्कर की बात कर रहा है, वहीं पर ये पर्सन क्लास कन्फ्रंटेशन की बात नहीं करता, ये इस तरह के रेडिकल से रेवोल्यूशनरी चेंजेस की बात नहीं करता है जो क्लास कन्फ्रंटेशन के बेसिस पे इस्टेब्लिश हो। ये पर्सन डेमोक्रेसी की ही बात करता है। ये पर्सन किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन की ग्रोथ की बात नहीं करता है। ये पर्सन स्ट्रांगली सेकुलरिस्ट है और ये सेकुलर इश्यूज़ को ही प्रायोरिटी देने की बात करता है। तो ऐसे में वो नेहरू के इंटरनेशनलिस्ट पर्सनैलिटी, करिश्मा से प्रभावित थे, उनके लिबरल एटीट्यूड से प्रभावित थे, उनकी मॉडर्न अप्रोच से प्रभावित थे, मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, फिलॉसफीज़ के प्रति जो नेहरू का झुकाव था, गांधी इस बात से प्रभावित थे। और गरीब से गरीब तबके तक उनकी जो सोच थी, उनका जो लगाव था, गांधी इस बात से प्रभावित थे नेहरू की। उन्होंने नेहरू को अपने सक्सेसर के तौर पर चुना पॉलिटिकल लाइन में, कांग्रेस पॉलिटिकल लाइन के अंदर उन्होंने नेहरू को अपने सक्सेसर के तौर पर चुना और इसके तहत नेहरू अब फिर आगे बढ़ेंगे। अब मुद्दा ये आ जाता है कि ये बात तो ठीक है, हमने मान ली कि नेहरू उस समय के भारत के घटनाक्रम के बिल्कुल केंद्र में थे, चाहे घटनाक्रम पॉलिटिकल था, सोशल था, इकोनॉमिक था, किसी भी तरह का घटनाक्रम था, उसके बिल्कुल सेंटर में थे।
तो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल हेल्म के सेंटर में बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज के हर वर्ग में नेहरू का हर सिद्धांत स्वीकृति पा चुका।